हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रताप एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी ने मॉक टेस्ट 1 अटेम्प्ट किया होगा और आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज जो है मॉक टेस्ट 2 है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ठीक है, क्लास जो होती है डेली होती है और टाइमिंग क्या है 9 PM। जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर आए हैं, जिन्हें नहीं पता कि मॉक टेस्ट में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करते हैं, तो मॉक टेस्ट में हम कॉमन एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम और इडियम्स एंड फ्रेजेस टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो करते हैं फिर आज के टेस्ट की शुरुआत पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है कॉमन एरर। ठीक है, तो ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एरर फाइंड करना है। एक बार आप खुद रीड करके देखो इसमें क्या एरर है। और मैं आपको बता देता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, पंजाब पुलिस से लेकर CGL तक सभी में इस रूल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट। तो इस क्वेश्चन में क्या एरर है, तो पहले आप इस वर्ड पे फोकस करो कि नो सूनर जब भी आपको सेंटेंस में देखने को मिले, ठीक है, कॉमन एरर में जब भी आपको नो सूनर देखने को मिले तो फर्स्ट पॉइंट आपका जाना चाहिए कि नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन होता है। नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन होता है। ठीक है, एग्जाम में आपको व्हेन या फिर THEN देन, ये क्या है THAN, नो सूनर का पेयर देन होता है कौन सा, THAN। एग्जाम में आपको क्या देंगे, या तो व्हेन दे देंगे या फिर देन। तो आप ध्यान रखोगे नो सूनर का पेयर ना तो कभी व्हेन होगा और ना ही THEN वाला देन होगा। हमेशा नो सूनर के साथ THAN देन आएगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड है कि नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है जैसे यहां पे हो रहा है, तो उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगी मेन वर्ब। ठीक है, नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, इन्वर्जन। ये हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। अब आपको सेकंड इसमें चीज क्या याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब अगर डिड है, ठीक है, तो मेन वर्ब कैसे आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब अगर हैड है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है नो सूनर को लेके कि नो सूनर का पेयर देन है। नो सूनर अगर स्टार्टिंग में है सेंटेंस के तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में अगर डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या एरर है। पहले आप इसे चेक करो कि नो सूनर स्टार्टिंग में है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि कम केम कम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है तो यहां पे इसे हम फर्स्ट फॉर्म मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आउट ऑफ द बुश व्हेन। अब ये तो सारा ठीक था लेकिन पेयर में गड़बड़ है, देन की जगह पे क्या दिया हुआ है व्हेन, तो व्हेन का यूज यहां पे गलत है, देन आए। ठीक है, तो इसके थर्ड पार्ट में एरर है। ठीक है जी, क्लियर है। तो आप इस पैटर्न को आप याद रखोगे। नेक्स्ट, द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इजंट इट। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, तो मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग का एरर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग एक चैप्टर है इंग्लिश में, उसका एरर है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं, ठीक है, तो सामने वाले का आंसर लेने के लिए हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि ये सेशन कितना अच्छा है ना, या फिर ये सेशन कितना अच्छा है कि नहीं। तो ये जो है ना है या फिर है कि नहीं है, ये इंग्लिश में क्या है, क्वेश्चन टैग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इजंट इट, तो इजंट इट क्या है, क्वेश्चन टैग है। तो पहले आप क्वेश्चन टैग के कुछ रूल देखो क्या है।
कि सबसे पहले अगर सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, जैसे ये सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये सेंटेंस है, ये सब क्वेश्चन टैग है। अगर सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट फर्स्ट रूल समझ के कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे करना है, जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है ही इज, आगे सेंटेंस है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग उसका क्या बनेगा, इज हेल्पिंग वर्ब है, उसको नेगेटिव कर देंगे, इजंट ही, जो सब्जेक्ट होगा वही पीछे जाएगा, ठीक है, इजंट ही। यहां पर ही इज पॉजिटिव था तो उसके बाद बन गया इजंट ही। ध्यान क्या रखना है कि हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आएगी। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, जैसे इज नॉट, इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी इजंट इट, मतलब उसको एक साथ जोड़ के लिखेंगे, इज नॉट नहीं आएगा, इजंट आएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पीछे जाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर आएगा सब्जेक्ट। सेकंड क्या है, कभी भी नाउन, अगर नाउन का यूज हुआ है, ठीक है, नाउन कभी भी क्वेश्चन टैग में यूज नहीं होगा, कभी भी नाउन का यूज क्वेश्चन टैग में नहीं होगा। जैसे यहां लिखा हुआ है राम, राम इज, ठीक है, अब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब पीछे जाएगी, अब ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, इजंट, ठीक है। तो अब वहां राम नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या, राम के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही, है ना, तो यहां पे ही आएगा। तो जो भी नाउन होगा उसका प्रोनाउन वर्जन जाएगा लास्ट में, ठीक है, क्वेश्चन टैग में। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, ठीक है। प्रोनाउन का यूज है तो सेम प्रोनाउन जाएगा, अगर नाउन का यूज है तो नाउन के लिए जो प्रोनाउन होगा वो जाएगा। जैसे यहां राम था तो ही, अगर यहां पे राम एंड श्याम होता तो लास्ट में फिर जाता दे, ठीक है। अगर सपोज करो होता राम एंड श्याम, तो फिर इनके लिए प्रोनाउन हम दे यूज करेंगे क्योंकि ये दो पर्सन है, ठीक है। सेकंड आपने याद रखना है टेंस का। टेंस का क्या याद रखना है कि सेंटेंस में जो टेंस यूज हुआ है ना, सेंटेंस में जो टेंस यूज हुआ है, क्वेश्चन टैग में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, क्वेश्चन टैग में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ठीक है। जैसे यहां लिखा है द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली, अब ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट कैसा है, किसी प्रोफेशन का नाम है, ठीक है, पोस्ट का नाम है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, विजिट्स क्या है, फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज हो रही है तो वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो होती है डू और डस। अब अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टैग को करने के लिए टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करते हैं। अब यहां पे लिखा है द कलेक्टर विजिट्स, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन टेंस तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब तो या तो डू है या फिर डज। अब यहां पे नाउन लिखा है कलेक्टर, तो कलेक्टर कोई पर्सन है, उसके लिए तो आएगा ही, प्रोनाउन क्या आएगा, ही, ठीक है। सब्जेक्ट बाद में आएगा क्वेश्चन टैग में, सब्जेक्ट बाद में आता है तो लिख दिया। अब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, वर्ब आएगी, यहाँ पे ही के साथ हम डज का यूज करते हैं। अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो डजंट बनेगा, ठीक है, क्या आएगा, डजंट ही। तो थर्ड पार्ट में एरर है, यहां पर इजंट इट नहीं आएगा, आएगा डजंट ही, ठीक है। तो आओ अब नेक्स्ट पे,
तो आप सभी बातें ध्यान रखना कि सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और नेगेटिव भी कैसे, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। जैसे यहां लिखा ना डजंट ही, तो आप डज नॉट ही लिखोगे तब भी गलत होगा वो, ठीक है, और टेंस का ध्यान रखोगे। आओ नेक्स्ट। Shakespeare has written many plays as well as some poetries. Shakespeare has written many plays as well as some poetries. बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या एरर है इसमें? आपको पता है पोइट्री, पोइट्रीज नहीं होता हमेशा, क्या होता है? पोइट्री। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर है, पोइट्रीज नहीं होता कभी भी, हमेशा पोइट्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट, A interesting book, A Tale of Two Cities, was written by Alexander Dumas. अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? A interesting book, A Tale of Two Cities, was written by Alexander Dumas. अब ये जो लिखा हो ना A Tale of Two Cities, ये तो एक बुक का नेम है, ठीक है, वो किसने लिखी है? अलेक्जेंडर ड्यूमस ने, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है। क्या है? पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। यहाँ पे लिखा अ इंटरेस्टिंग बुक, अब बुक एक नाउन है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे आया आर्टिकल ए, जब भी वोवल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होगा ना, वोवल साउंड से, वोवल साउंड से, तो उससे पहले आर्टिकल ए का नहीं एन का यूज होता है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, एन। नेक्स्ट, इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स, इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स। अब इसको, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या एरर है इसमें? पुअर आपको पता है क्या होता है, ठीक है, पुअर का मतलब गरीब, और पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या होता है? एडजेक्टिव, ठीक है, पुअर का मतलब गरीब होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर आप पुअर से पहले द लगाओगे तो वो बन जाएगा द पुअर, एक प्लूरल नाउन। क्या बनेगा? प्लूरल नाउन। तो ये नाउन होता है और ये एडजेक्टिव होता है। अब ये एडजेक्टिव है, तो आपको पता है एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल्स नहीं होता। ऐसे ही पुअर का पुअर रहेगा, पुअर्स नहीं बन सकता। तो यहाँ पे पुअर तो नहीं आए, पुअर्स तो नहीं आएगा, लेकिन लिख दिया पुअर, तो क्या अब ये ठीक है? मैनी पुअर। अब मैनी भी एक एडजेक्टिव है और पुअर भी, क्वालिफाई किसको करेंगे? नाउन को। तो एक नाउन का होना जरूरी है ना। मैनी पुअर क्या? मैनी पुअर पीपल, ठीक है, मैनी पुअर पीपल। तो वहां पे पुअर्स नहीं आएगा, आएगा मैनी पुअर पीपल। पुअर एडजेक्टिव को अगर नाउन बनाना होता है तो उसमें आर्टिकल दा लग जाता है और क्या बन जाता है फिर वो? प्लूरल नाउन, ठीक है। आओ नेक्स्ट पे। मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। अब ये कंसेप्ट तो मैंने बहुत बार करवा दिया, आई थिंक आप इसका आंसर दे दोगे। मैनी अ मैन, जब भी मैनी के बाद आर्टिकल और फिर सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो क्या आएगा? हैज आएगा, ठीक है जी, क्लियर है। अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं देखा तो जो लास्ट में वीडियो करा रखी है उनमें ये कंसेप्ट अच्छे से करा रखा है, ठीक है। तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर देख लेना कि मैनी के बाद सिंगुलर नाउन कैसे आया है और मैनी के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज कैसे कर रही है फिर, ठीक है। नेक्स्ट, आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? इस क्वेश्चन में क्या एरर है? आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। तो यहां पे जो वर्ड लिखा है ना कंप्राइजेज,
ठीक है, इसका मीनिंग होता है कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्राइज का मीनिंग, कंप्राइज का मीनिंग क्या है? कंसिस्ट ऑफ। ये जो ऑफ है ना, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, कंप्राइज का मीनिंग क्या है? कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्राइज में जो है ऑफ ऑलरेडी इंक्लूड है, तो कभी भी कंप्राइजेस के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज नहीं होता। इसके सेकंड पार्ट में एरर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन क्वेश्चन में काफी बार आ चुका है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? इट इज हाई टाइम वी रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस। इट इज हाई टाइम वी रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है भाई? तो आप एक बात याद रखोगे, वैसे तो ये टेंस का है, ठीक है कॉन्सेप्ट। इट इज टाइम, ठीक है, या फिर इट इज हाई टाइम। सेंटेंस में आपको देखने को मिले इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या है? एक सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज हाई टाइम, फिर यहाँ पे एक सब्जेक्ट है बी। ठीक है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में आएगी। ठीक है, इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में आएगी। अगर वहां पे प्रेपोजिशन टू है फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। जैसे इट इज टाइम टू टेक टी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसके बाद टू आया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर इसके बाद सब्जेक्ट है तो वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज हाई टाइम वी रेनोवेटेड। क्या आएगा? वी रेनोवेटेड। और इसका मीनिंग क्या होता है कि अब समय हो चुका है, हमें ये काम कर लेना चाहिए। ठीक है, इस सेंस में होता है, शुड की सेंस में होता है। शुड का मतलब होता है चाहिए, कि अब समय हो गया है, हमें ये काम कर लेना चाहिए। लेकिन शुड वर्ड का यूज नहीं होता। ठीक है, सेंस बस शुड की होती है। ठीक है जी, तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब सेकंड फॉर्म में, इट इज टाइम के बाद अगर टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट पे, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। सेंसेशनल मतलब अमेजिंग। ठीक है, द फर्स्ट इनिंग, बताओ इसमें क्या एरर है? अब आप कुछ वर्ड याद रखो, जैसे डियर, शीप, इनिंग्स। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं। आप एक डियर की बात करोगे तब भी डियर लिखोगे, दो डियर की बात करोगे तब भी डियर लिखोगे। डियर के बाद कभी भी एस का यूज नहीं होता। ठीक है, शीप के बाद कभी भी एस का यूज नहीं होता। और इनिंग में से कभी भी एस नहीं हटाया जाएगा। एक इनिंग्स है तब भी इनिंग्स है, दो इनिंग्स है तब भी इनिंग्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच। अब इनिंग कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? इनिंग्स आएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर। ठीक है, डियर, शीप और इनिंग्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में सेम स्पेलिंग में रहते हैं। ठीक है, इनके बाद कोई फॉर्म चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, नाइदर ही और हिज वाइफ हैज अराइव्ड। नाइदर ही और हिज वाइफ हैज अराइव्ड। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? नाइदर ही और हिज वाइफ हैज अराइव्ड। तो जिन्होंने मेरी पहले जो फाउंडेशन बैच की जो वीडियोस नहीं देखी वो एक बार देख लें यहाँ पे, कि नाइदर या फिर हो आइदर। ठीक है, नाइदर का पेयर क्या होता है? नोर होता है। और आइदर का पेयर जो होता है वो और होता है।
नाइदर नोर के साथ जब भी दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो वर्ब सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकंड के अकॉर्डिंग। सेम आइदर और में है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो सेकंड सब्जेक्ट है। ठीक है, नाइदर नोर के साथ दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे या फिर आइदर और के साथ दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे, तो जो वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। मतलब अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेकंड सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब फिर सिंगुलर आती है। और अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, अब यहां पे लिखा है नाइदर ही नोर हिज वाइफ। अब ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है। फर्स्ट को तो देखना ही नहीं है कि वो सिंगुलर है क्या प्लूरल है, सिर्फ सेकंड सब्जेक्ट देखो कि कैसा है, सिंगुलर है। यहां यूज किया गया हैज। ठीक है, हैज एक सिंगुलर फॉर्म है, तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ठीक है, अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट 10 कैंडिडेट्स डैश फॉर द इंटरव्यू। अब इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा? टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न ओवर या टर्न आउट? क्या आएगा? टर्न अप आएगा, टर्न डाउन आएगा, या फिर टर्न ओवर आएगा, या फिर टर्न आउट आएगा? तो पहले एक बार मीनिंग देख लो सभी के। टर्न ओवर का मीनिंग होता है टू चेंज। ठीक है, टर्न डाउन का मीनिंग होता है टू रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्ट। और टर्न आउट का मतलब होता है टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, कुछ डिस्कवर करना, या फिर टू प्रूव। टर्न डाउन रिजेक्ट होता है, टर्न आउट टू बी डिस्कवर या टू प्रूव, प्रूव करना कुछ। और टर्न ओवर का मतलब होता है कुछ चेंज करना। और टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या आंसर आएगा? टर्न अप, 10 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए क्या होंगे? अराइव करेंगे ना, पहुंचेंगे, तो आएगा ऑप्शन ए, टर्न अप। ठीक है, नेक्स्ट माई ग्रैंडफादर वॉज फार्मर। My grandfather was a farmer and he dash 3 acres of land. क्या आंसर आएगा? कल्टिवेटेड आएगा, एडवांस्ड आएगा, ग्रोन, या फिर कल्चर्ड? तो कल्चर्ड का मतलब होता है वेल एजुकेटेड। ठीक है, वेल एजुकेटेड जो अपनी नॉलेज को शो करता है। ठीक है, एडवांस का मतलब मॉडर्न होता है। ठीक है, एडवांस का मतलब क्या है? मॉडर्न है। और ग्रोन का मतलब तो आपको पता है, ग्रो करना। कल्टीवेटेड का मतलब होता है काश्त करना। ठीक है, पंजाबी में काश्त करना। कल्टीवेटेड का मतलब क्या है? काश्त करना। तो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, क्या आएगा? कल्टीवेटेड। नेक्स्ट, अ कप ऑफ वाटर वॉज इनफ टू डैश हिज थ्रस्ट। अ कप ऑफ वाटर वॉज इनफ टू डैश हिज थ्रस्ट। सेटिस्फाई, अपीज, क्वेंच या एक्सटिंग्विश? क्या आएगा? सेटिस्फाई आएगा। एक कप ऑफ वाटर क्या कर सकता है? थ्रस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है, या फिर अपीज कर सकता है, या क्वेंच, या फिर एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मीनिंग होता है आग बुझाना। ठीक है, ठीक है, टू पुट आउट। अपीज का मतलब होता है टू मेक somebody, ठीक है, काम। किसी को खुश करना है, किसी को शांत करना अपीज होता है। सेटिस्फाई का आपको पता है, संतुष्ट करना किसी को। ठीक है, टू मेक समवन प्लीज, प्लीज्ड। ठीक है, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। ठीक है, क्वेंच द थर्स्ट यूज किया जाता है, तो यहां पे क्या आएगा? क्वेंच आएगा। प्यास को बुझाने के लिए हम क्वेंच वर्ड का यूज करते हैं, क्वेंच। ठीक है, आओ नेक्स्ट।
नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम यू डैश कंप्लीटेड योर स्टडीज। विल हैव, विल बी, वुड या फिर वुड बी। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, वुड जो है वो विल का पास्ट होता है, ठीक है। वुड क्या है, विल का पास्ट होता है। वैसे वुड के और भी बहुत से यूज हैं, लेकिन एक यूज ये भी है कि वुड विल का पास्ट होता है। अब यहाँ पे लिखा है यू कंप्लीटेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आनी है हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब ना होती तो इसे हम सेकंड फॉर्म मानते, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्लेस है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस एक्टिव है, जैसे यू ने ये काम किया ना कंप्लीट करने का, ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आती होती है वो कभी भी बी के बाद नहीं आएगी एक्टिव फॉर्म में, टेंस में, हमेशा हैव के बाद आएगी। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, विल हैव, ठीक है। यू विल हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज। नेक्स्ट, युवराज डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब इसमें टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, टेंस बेस्ड इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी कि युवराज डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो हैज आएगा या फिर हैज बीन, इज आएगा या फिर इज बीन, क्या आएगा, युवराज डैश सफरिंग। तो जिसको टेंस की नॉलेज है वही इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है मे बी, ठीक है। तो युवराज डैश सफरिंग, अब ये है V1 प्लस ING, ठीक है, V1 प्लस ING, इसको V4 भी बोल देते हैं। सफरिंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म V1 ING है। अब यहां पे लिखा है सिंस मंडे, सिंस और फोर, अगर इनके बाद कोई टाइम दे रखा है, ठीक है, इनके बाद क्या दे रखा है, टाइम, तो ये कौन से टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दो टेंस में इनका यूज होता है। लेकिन यहाँ पे है V1 ING, तो ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम ना तो इज का यूज करते हैं, V1 ING है तो हम यूज करेंगे हैज बीन, ठीक है, अकेला हैज बीन नहीं यूज होगा क्योंकि वो परफेक्ट में यूज होता है। फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, अब आएगा यहाँ हैज बीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, बहुत आसान है ये तो। क्या है इसमें, वर्ड्स रिटन ऑन अ टोम, ये टॉम्ब नहीं होता, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है टोम, जो बी है वो साइलेंट है, ठीक है। क्या आएगा, द वर्ड्स रिटन ऑन अ टोम। तो आप देख रहे हो सभी में EPI 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 एक रूट वर्ड लिखा हुआ है, तो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप थर्ड को देखो। होल का मतलब अलोन, ठीक है। LOQ का मतलब होता है टू स्पीक। तो सोलिलोक्यू का मतलब बन गया जो अपने आप से अकेला बात करता है, ठीक है, जो अकेले बोलता है उसको हम बोलते हैं सोलिलोक्यू। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, याद रखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं EPI, इसका रूट वर्ड में मीनिंग ऑन भी हो सकता है, अपॉन भी हो सकता है, ठीक है, ऑन या फिर अपॉन। हेट का मतलब होता है टू पुट। तो एपिथेट का मतलब है किसी को उसके गुण के एवज में कोई नाम दे देना, उपाधि दे देना, ठीक है, उपाधि। एपिथेट क्या है, उपाधि है, किसी को उसके गुण के बेस पे कोई नाम देना, ठीक है, एपिथेट होता है। एपी आपको पता है ऑन या अपॉन, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है, ग्राफ का क्या मीनिंग है, राइटिंग। अब किसी चीज पे कोई चीज लिख देना तो एपिग्राफ होगा। अब यहां लिखा है वर्ड्स रिटन ऑन टोम, इसका यूज हम करते हैं जब कोई चीज या तो मॉन्यूमेंट पे लिखा हो, ठीक है, या फिर बिल्डिंग पे हमने कुछ लिख रखा है तो वो एपीग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन एपी का मतलब तो ऑन है, टैप का मतलब होता है टोम, तो इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा, क्योंकि टैप का ही मीनिंग टोम है। तो एपीटैप जो टोम पे लिखा गया है, ठीक है, एपीटैप। तो याद रखोगे सभी रूट वर्ड्स को। नेक्स्ट, फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, स्मॉल क्लोज में बंद होने का जो डर है उसे हम क्या कहेंगे, एग्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया,
जेनोफोबिया या फिर पैरानॉइड? क्या होगा आंसर? क्या होगा अभी आंसर? फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। तो आपको सभी को यहाँ पे फोबिया, फोबिया को तो पता होगा आपको, फियर होता है। चलो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आओ इस पे। पैरा, पैरा का रूट वर्ड में काफी मीनिंग होते हैं। बियॉन्ड भी होता है, ठीक है, इररेगुलर भी होता है, ठीक है। इस जो ये जो वर्ड है इसमें पैरा का मीनिंग इररेगुलर है। यहाँ पे लिखा हुआ NO, NOOS एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है माइंड। क्या मीनिंग होता है? माइंड। तो पैरा और नू से मिलके बना जब इररेगुलर माइंड हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पागलपन, ठीक है। क्या कहेंगे? पागलपन, ठीक है। तो पैरानोई का मतलब होता है पागलपन। अब आओ फोबिया पे। फोबिया का मतलब होता है फियर। फोबिया क्या मतलब है? फियर। तो ये तीनों ही वर्ड क्या है? फियर से रिलेटेड है। तो एग्रो का मतलब होता है ओपन स्पेस, ओपन प्लेस, ठीक है। तो ओपन प्लेस में जो डर होता है उसको हम बोलते हैं एग्रोफोबिया। जेनो का मतलब होता है फॉरेन, ठीक है। जेनो क्या मतलब होता है? फॉरेन। तो फॉरनर से जो डर होता है उसको जेनोफोबिया बोला जाता है, फॉरनर से डर। यहां पे लिखा है क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड। तो क्लोज स्पेस का जो फियर होगा उसे हम कहेंगे क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है जी। तो रूट वर्ड सभी याद रखोगे, एग्रा ओपन प्लेस, जेनो फॉरेन, और जेनोफोबिया क्या होता है? फॉरनर से डर। पैरानोइ क्या होता है? पागलपन, इरेगुलर माइंड। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज्ड, फोबिया का मतलब डर, तो क्लोज स्पेस का जो डर होगा उसे हम कहेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग, जो किसी पदार्थ पे डिपेंड रहता है, जैसे ड्रग, ठीक है। तो इसको तो आपको पता होगा कि एडिक्ट है, एडिक्ट को बोलते हैं, इससे एडिक्शन वर्ड बना है, ठीक है। फिर भी डेरिलिक्ट का मतलब होता है लीव्ड, जिसे छोड़ दिया हो, ठीक है। डेरिलिक्ट का मतलब है लीव्ड। एडमेंट, एडमेंट का मतलब होता है एडम से बना है, ठीक है, मतलब अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल या फिर इनफ्लेक्सिबल। तो एडमेंट होगा अडोल, अटल, ठीक है, जो टूट नहीं सकता या फिर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्स नहीं होता। एडिक्ट का क्या मतलब है? एडिक्ट का मतलब है प्रोक्लेमेशन, या फिर ऑर्डिनेंस, ठीक है। इसका मीनिंग है एडिक्ट का। और हिंदी पंजाबी में हुक्म, ठीक है, हुक्म। प्रोक्लेमेशन या फिर ऑर्डिनेंस क्या होता है? एडिक्ट होता है। तो आंसर क्या आएगा? एडिक्ट, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट पे। A person with a long experience of any occupation, a person with a long experience of any occupation, वो क्या होगा? वेटरन, जीनियस, सीजन्ड या एम्बीडेक्स्ट्रस? हाँ जी, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी काम का किसी को सबसे लंबा एक्सपीरियंस। तो पहला वर्ड लिखा है यहाँ पे एमबी, ठीक है। एमबी का मतलब होता है बोथ, और ये है डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट, ठीक है। तो जो इंसान दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह यूज कर ले, आपको पता है राइट हैंड हम अच्छे से यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन लेफ्ट हैंड को भी राइट हैंड के जैसे यूज कर ले, मतलब दोनों हाथों से काम कर सकता है, उसे हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। जैसे 3 इडियट मूवी में वायरस था ना, वो दोनों हाथों से लिखता था, ठीक है, वो है एम्बी डेक्स्ट्रस। जीनियस का आपको पता है, प्रतिभा। वेटरन होता है जो लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है किसी भी ऑक्यूपेशन का,
ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वेटरन। लेकिन यहाँ पे लिखा है वर्ड एक सीजन्ड। सीजन्ड भी वही होता है जिसको किसी चीज का लॉन्ग एक्सपीरियंस हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वेटरन जिसको ऑक्यूपेशन का, किसी काम का तजर्बा होता है, ठीक है, किसी काम में वो एक्सपर्ट होता है, लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। सीजन्ड वो होता है जिससे किसी हॉबी का, कोई हॉबी है उसकी, ठीक है, उसमें उसको लॉन्ग एक्सपीरियंस है। बस यही डिफरेंस है कि वेटरन ऑक्यूपेशन के लिए होता है और सीजन किसी हॉबी, हॉबी जो हॉबी होती है किसी इंसान की, उस हॉबी में अगर वो लंबे समय से कोई काम कर रहा है उसमें एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वेटरन। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इसे याद रखना, बहुत यूज होता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहेंगे, इकोलॉजी, जेनियोलॉजी, डेमोलॉजी, डेमोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन किससे बनती है, पीपल से बनती है ना। पॉपुलेशन किससे बनती है, पीपल से। तो याद रखो डेमो, डेमो रूट वर्ड है पीपल का। ग्राफी मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका मतलब राइटिंग भी होता है, स्टडी भी होता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, डेमोग्राफी होगा। अब आप इको का देखो, इको का जो रूट वर्ड में मीनिंग है वो है एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट की जो स्टडी है, जो लिविंग बींग्स हैं उनका एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो वर्क करता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, यह जैने, जैने का मीनिंग होता है फैमिली। क्या मीनिंग है, फैमिली। तो फैमिली के जो स्टडी है, पास्ट पूर्वज कौन कौन है, ठीक है, जीन्स की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं जेन्योलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो का मीनिंग होता है स्टार और नॉमी का मीनिंग होता है लॉ। तो स्टार्स की साइंटिफिक स्टडी उसे हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमी। क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉमी तो हो गया स्टार की स्टडी, ठीक है ना, एक वर्ड होता है एस्ट्रोलॉजी। क्या है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो का मतलब स्टार हो गया और नोमी का मीनिंग लो हो गया। ठीक है, एक वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या डिफरेंस है ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, यहां पे भी एस्ट्रो वर्ड यूज हुआ, यहां पे भी एस्ट्रो, यहां पे लॉजी है, यहां पे नोमी है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या डिफरेंस है ये आप कमेंट करके बताओगे, नहीं तो मैं कल इसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, डेमोग्राफी। नेक्स्ट, आज नेक्स्ट सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। तो पहले आप डायरेक्शन रीड करोगे। डायरेक्शन क्या है, क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट मीनिंग मतलब एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम पूछा गया है किसका, एनिमोस्टी का। एनिमोस्टी, इसका क्या मीनिंग क्या है, तो पहले आप याद रखो एनिम। एनिम का रूट वर्ड में मीनिंग होता है माइंड। क्या मीनिंग है, माइंड। ठीक है, तो माइंड में जो एंगर की फीलिंग है उसे हम कहेंगे एनिमोस्टी, मतलब दुश्मनी। ठीक है, माइंड में एंगर की जो फीलिंग होती है उसे हम कहते हैं एनिमोस्टी, मतलब दुश्मनी। और दुश्मनी का जो एंटोनिम होगा, अपोजिट होगा, वो क्या हो सकता है, यहाँ पे लव लिखा है, लक है, लस्ट है, लॉस है। लॉस का मीनिंग तो हानि होता है, घाटा। ठीक है, लक मतलब किस्मत, लस्ट का मतलब होता है डिजायर। ठीक है, लस्ट का क्या मीनिंग है, डिजायर, इच्छा। तो एक ही बचा लव, तो आंसर क्या आएगा, लव। ठीक है जी, अब आओ नेक्स्ट पे। जब भी आप सिनोनिम एंटोनिम एग्जाम में करोगे तो सबसे पहले आपका काम डायरेक्शन रीड करना है। सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसी में करते हैं, वो डायरेक्शन रीड नहीं करते और फिर उनका आंसर गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन होता है उसमें एक अगर सिनोनिम पूछा गया है तो एंटोनिम भी वहां पे होता है, अगर एंटोनिम पूछा गया है तो बहुत चांस है कि वहां पे सिनोनिम भी हो सकता है। ठीक है, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मतलब सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम, एमिकेबल,
एमिकेबल, इसमें ये जो AM है ना, इसका मीनिंग है लव। ठीक है, क्या है? लव। ये कल भी बताया था आपको रूट वर्ड कि AM का मतलब लव होता है। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या बनेगा? फ्रेंडली। ठीक है, क्या बनेगा? फ्रेंडली। पॉइजनस, पॉइजनस क्या होता है? अ डेडली सब्सटेंस। ठीक है। सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग मतलब किसी को खुश करना, संतुष्ट करना, प्लीज करना। ठीक है। हार्टनिंग, हार्टनिंग होता है किसी को उत्साहित करना, एनकरेजिंग करना। ठीक है, ये क्या है? हार्टनिंग। तो इसका आंसर है फ्रेंडली, एमिकेबल। अब कल हमने एक वर्ड किया था एमिएबल। ठीक है, इसका भी क्या मीनिंग था? वही फ्रेंडली था ना। एमिएबल और एमिकेबल दोनों सिनोनिम है, लेकिन फिर भी इनमें एक डिफरेंस है। इनमें क्या है? डिफरेंस है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एमिकेबल और एमिएबल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चन हैं जो आपने बताने हैं कि एमिकेबल और एमिएबल, इन दोनों में वैसे तो ये सिनोनिम है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो क्या है? ठीक है जी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब आपको एंटोनिम ढूंढना है कि इसमें क्या है। कल्पेबल, तो कल का जो रूट वर्ड है वो होता है ब्लेम। ठीक है, या फिर फॉल्ट। ठीक है, ब्लेम या फिर फॉल्ट। तो कल्पेबल जिसे ब्लेम किया जा सके, ठीक है, जिसमें कमी निकाली जा सके। तो पहला वर्ड है डिफेंडेबल। डिफेंडेबल में डिफेंड का एबल जो है वो सफिक्स है। एबल जो वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का सफिक्स है। डिफेंड का क्या मीनिंग होता है? प्रोटेक्ट। ठीक है, प्रोटेक्ट करना। तो जिसे प्रोटेक्ट किया जा सके वो डिफेंडेबल है। यहाँ पे लिखा है केयरलेस। लेस भी क्या है? सफिक्स है एडजेक्टिव का। लेस जिस भी वर्ड के साथ लगेगा मतलब वो उसमें नहीं है। जैसे केयर के साथ लगा लेस, मतलब केयर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो केयरलेस। ब्लेम लेस मतलब बिल्कुल भी ब्लेम नहीं दे सकते, ब्लेम नहीं लग सकता। इर रिस्पॉन्सिबल, इर IM और IN, IR, IM और IN जब भी प्रीफिक्स होते हैं तो इनका मीनिंग नॉट या फिर विदाउट होता है। ठीक है, नॉट या फिर विदाउट होता है। इनका मीनिंग कभी कभी इनटू भी आता है। इनका मीनिंग प्रीफिक्स में इनटू भी होता है। ठीक है, फिलहाल आप याद रखोगे IR, IM और IN जब भी प्रीफिक्स होंगे किसी शब्द के पहले लगे होंगे तो इनका मीनिंग नॉट या फिर विदाउट होता है। कल्पेबल जिसे ब्लेम किया जा सकता है। पूछा क्या गया है? एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ब्लेम लेस, जिसे ब्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, क्लियर है? अब आओ नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। मेंटोर, मेंटोर क्या होता है? मेंटोर, तो यहां लिखा है फिलोसफर। मैंने आपको बताया था ER जो सफिक्स होता है वो होता है डूअर का। जो फिलोसफी करे उसे हम कहेंगे फिलोसफर। जैसे टीच करने वाले को टीचर बोलते हैं, ऐसे फिलोसफी देने वाले को फिलोसफर। जीनियस प्रतिभा होती है। स्टाइलिश, स्टाइलिस्ट आपको पता ही है, जो स्टाइल में रहे वो स्टाइलिस्ट है। गाइड, जो आपको गाइड करे वही आपका मेंटोर है। ठीक है, तो सिनोनिम पूछा था तो इसका फर्स्ट आंसर है मेंटोर कौन होगा? आपका गाइड होगा। ठीक है, जो आपको सही रास्ता दिखाए। नेक्स्ट है डेफरेंस। ये पूछा क्या गया है? सिमिलर मीनिंग। ठीक है, सिनोनिम, सिनोनिम पूछा गया है डेफरेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना। एक वर्ड होता है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस का मीनिंग होता है अंतर। दोनों में क्या अंतर है? यह है डेफरेंस, DEFER। तो दोनों में डिफरेंस देख लेना कि ये डिफरेंस है, DIFF, ये है DEFE, डेफरेंस। फ्लैटरी होता है किसी को प्रेज करना। ठीक है, चापलूसी करना, किसी की तारीफ करना, प्रेज। फ्लैटरी क्या है? चापलूसी। सिंपैथी, सिम का मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, और
पैथस, पैथस का मीनिंग होता है फीलिंग या फिर इमोशन, ठीक है। सिंपैथी में सिम का मतलब है टुगेदर और पैथी का मतलब है फीलिंग, इमोशन। सिंपैथी का मतलब ऐसे होता है सहानुभूति। जब आप किसी को सहानुभूति देते हो तो क्या करते हो, जैसा उसको उसको दुख है आप वैसा ही महसूस करते हो, ठीक है। तो टुगेदर का मीनिंग कि दोनों एक जैसी फीलिंग या एक जैसे इमोशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपैथी क्या हुआ फिर, टुगेदर फीलिंग, ठीक है, सहानुभूति। इन डिफरेंस, इनडिफरेंस एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि कोई फीलिंग नहीं है, क्या है, कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है, इनडिफरेंस। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। अब ये जो डिफरेंस है ना, इसका रूट वर्ड में ही मीनिंग रिस्पेक्ट है, सम्मान। तो इसका सिनोनिम पूछा था ना, सिनोनिम होगा रिस्पेक्ट, ठीक है। डेफर्स है ना, डेफर, डेफर का जो रूट वर्ड में मीनिंग है वो रिस्पेक्ट है। इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया कि डेफर में रूट वर्ड का क्या मीनिंग है, क्योंकि डेफर का मीनिंग ही रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा रिस्पेक्ट। डेफर का मतलब क्या होता है, सम्मान होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहला इडियम क्या है, अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में निशाना लगाना। तो क्या मीनिंग होगा अंधेरे में निशाना लगाने का, बी वेरी वायलेंट, भड़क उठेंगे, ठीक है। एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, तुक्का मारेंगे। या फिर टू लव टू गो आउट ऑन एडवेंचर, एडवेंचर पे जाएंगे बाहर, ठीक है। बी एबल टू वर्क वेरी क्विकली, तेज काम करने में समर्थ। तो क्या मीनिंग होगा, अ शॉट इन द डार्क। अब अंधेरे में तीर चलाने का क्या मतलब होता है, कि आपने अंधेरे में तीर चलाया, अगर तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही, मतलब आपने एक गैस लगाया, ठीक है। तो आंसर आएगा एन अटेम्प्ट, आपने कोशिश की गैस करने की कुछ किसी चीज को, ठीक है। एन अटेम्प्ट टू गैस समथिंग, ठीक है जी। तो क्या आएगा मीनिंग इसका, अ शॉट इन द डार्क। और इडियम्स फ्रेज आप जब भी करो, कभी भी आपको उन जो क्वेश्चन होगा उसके जो लिटरल वर्ड्स हैं उसके मीनिंग पे आपको कभी नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि उसका वो सेम मीनिंग कभी नहीं मिलेगा आपको। आओ नेक्स्ट, टू बी इन हॉट वाटर, टू बी इन हॉट वाटर, हॉट हॉट वाटर में जाना है, ठीक है। टू बी इन ट्रबल, या फिर टू बाथ इन हॉट वाटर, गर्म पानी में नहाएंगे, ठीक है। या फिर टू जंप इन टू अ पूल, पूल में जंप करेंगे। या फिर टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या कमिट करेंगे। क्या होता है टू बी इन हॉट वाटर, अब यहाँ लिखा है हॉट वाटर, तो अगर आपको ऑप्शन ऑप्शन मिलना कि हॉट वाटर, तो आपने समझना है कि वो ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इडियम्स फ्रेजेस में क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं उनका वर्ड कुछ और यूज किए जाते हैं, उनका मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। टू बी इन हॉट वाटर का मतलब होता है ट्रबल में होना, क्या होगा, टू बी इन ट्रबल। जैसे आप गर्म पानी में कूद जाओगे तो आपको क्या होगा, आप ट्रबल में, मुसीबत में होगी, जल सकते हो। नेक्स्ट, टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट। तो पहले बरी का क्या मीनिंग है, बरी का मीनिंग है दफनाना, ठीक है, कोई कोई चीज दफना देना। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी होता है हैचेट का मीनिंग। तो कुल्हाड़ी को जमीन में दबा दो। टू बरी द हैचेट क्या आएगा, टू ऑब्टेन मनी, अब आप कुल्हाड़ी को जमीन में दबाओगे तो मनी ऑब्टेन करोगे। या टू मेक फ्रेंड्स, कुल्हाड़ी को जमीन में दबाने से फ्रेंड्स कैसे बनेंगे भाई। टू कीप अ सीक्रेट, अब आपने कोई चीज दबा दी, क्या उससे सीक्रेट होगा, कुछ कोई सीक्रेट रख लिया अपने बात। या फिर टू मेक पीस, तो टू बरी द हैजेट का मीनिंग होता है कि आपने जो अपने हथियार हैं आपने वो दबा दिए, कि आज के बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब सुख शांति से रहेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग है टू मेक पीस, कि आपने सभी हथियार जो हैं आपने छोड़ दिए हैं, उनको दफना दिया है, ठीक है, आज के बाद सभी शांति से रहेंगे। तो क्या आएगा, टू मेक पीस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है किथ एंड किन, किथ एंड किन का क्या मीनिंग है, रिलेटिव्स, नेबर्स, विलेजर्स या फ्रेंड्स। तो किथ एंड किन, किथ एंड किन क्या मीनिंग होगा इसका, इसका मीनिंग है रिलेटिव्स, ठीक है, क्या है, रिलेटिव्स, ठीक है, किथ एंड किन रिलेटिव्स। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक, अब इसका क्या आंसर है, अ हार्ड नट टू क्रैक, एक हार्ड नट है उसे क्रैक करना है। टू फुलिश सर्च, अ फुलिश सर्च, ठीक है, एक मूर्खतापूर्ण खोज। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम,
एक मुश्किल समस्या। एन इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। एन एक्सपेंसिव थिंग, एक्सपेंसिव मतलब महंगी, ठीक है, तो क्या होगा, अ हार्ड नट टू क्रैक। अब नट को जो क्रैक करना है वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो आंसर आएगा अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो रोज मॉक टेस्ट हुआ करेंगे, तो आपने डेली 9 बजे पहुंचना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।